क्या दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी? क्या आम आदमी पार्टी विपक्ष में बैठेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं। खबर के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल ने बीजेपी के सीएम उम्मीदवार हर्षवर्धन से फोन पर बात की और उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया है। इस मुलाकात के बाद उपराज्यपाल बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने हर्षवर्धन को फोन कर आज मिलने के लिए बुलाया है। माना जा रहा है कि उपराज्यपाल की तरफ से बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। उपराज्यपाल बेशक बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दें, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी सरकार बनाएगी कैसे? बीजेपी के पास 32 विधायक हैं, वो सरकार बनाने के जादुई आंकड़े से 4 कदम दूर है। वहीं आम आदमी पार्टी किसी को भी समर्थन देने और लेने से साफ इनकार कर चुकी है। खबरों के मुताबिक सार्वजनिक रूप से बीजेपी और आप दोनों के रुख के आने के बाद उपराज्यपाल सभी विकल्पों पर गौर कर रहे हैं। समझा जाता है कि जंग किसी भी दल को सरकार गठन के लिए बुलाने से पहले गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजने पर भी विचार कर रहे हैं। हालांकि उपराज्यपाल की तरफ से आमंत्रण मिलने के बाद बीजेपी के सामने सबसे बड़ी समस्या संख्या बल को लेकर होगी, क्योंकि बीजेपी के पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या बल नहीं है। और वैसे भी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि वो अपनी तरफ से सरकार बनाने का दावा नहीं पेश करने वाले हैं। कैमरामैन कुलदीप के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली। रालीगंज सिद्धि में जहां समाजसेवी अन्ना हजारे जन लोकपाल विधेयक को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं, वहीं अन्ना के आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी ने बुधवार को दिल्ली विधानसभा के 28 सीटें कब्जाने का जश्न मनाया। पार्टी की तरफ से दिल्ली के जंतर मंतर पर धन्यवाद रैली का आयोजन किया गया। समारोह स्थल पर पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नव निर्वाचित विधायक मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये चुनाव आम लोगों का चुनाव था। उन्होंने ये भी कहा कि जनता ने उन पार्टियों के देश को लूटते रहने का भ्रम भी तोड़ दिया। इस दौरान केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। दोस्तों, बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक जैसी पार्टियां हैं, दोनों की एक ही आइडियोलॉजी है, दोनों भ्रष्टाचार करती है, दोनों दंगे कराती है, दोनों सांप्रदायिकता करती है। हम इन दोनों पार्टियों से कहते हैं कि आप दोनों पार्टियां मिलकर अब सरकार बनाइए दिल्ली के अंदर, आम आदमी पार्टी के पक्ष में बैठेगी। केजरीवाल ये भी बताना नहीं भूले कि वो अब भी समाजसेवी अन्ना हजारे के साथ हैं। उन्होंने कहा कि गुरुवार को अन्ना हजारे से मिलने के लिए रालीगंज सिद्धि जाएंगे। हम अन्ना जी के आंदोलन को सलाम करते हैं, हम अन्ना जी के साथ हैं, तन मन धन से अन्ना जी ने जो जागृति की है पूरे देश की, हम उसको सलाम करते हैं। मैं और कुमार विश्वास अन्ना जी से मिलने रालीगंज सिद्धि जा रहे हैं। धन्यवाद रैली के दौरान पार्टी ने दिल्ली में खुद की दस्तक को जनता की जीत बताया, लेकिन अब भी दिल्ली में स्थिति ढाक के 3 पात ही है, क्योंकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि आखिर सरकार कौन बनाएगा। विप्लव अवस्थी, न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता जंतर मंतर पर कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन उत्साह से लवरेज पार्टी कार्यकर्ताओं ने सीधे सीधे राहुल को चुनौती देने की बात कही। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के खिलाफ आप नेता कुमार विश्वास चुनाव लड़ सकते हैं। तो जो ऊपर है उनसे कहते हैं कि उतर कर कसरे आली से हमारे रूबरू आओ, बुलंदी से हमारे कद का अंदाजा नहीं होगा, सड़क पर हमारे साथ उतरो, हमारे साथ खड़ो। दिल्ली के जंतर मंतर पर आपकी धन्यवाद रैली में केजरीवाल ने कहा कि ये आम आदमी की जीत है। उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस बीजेपी का घमंड तोड़ा है। केजरीवाल ने बीजेपी से सवाल किया कि वो दिल्ली में सबसे ज्यादा सीटें लाने के बावजूद सरकार क्यों नहीं बना रही है। विप्लव अवस्थी, न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली।
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी राज्य में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधायक दल के मुखिया रमन सिंह आज तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन रायपुर के पुलिस परेड मैदान पर किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मौजूद रहेंगे। आज रमन सिंह अकेले ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जबकि बाद में मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी हो गई हैं और शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शहर के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और सभी प्रमुख स्थानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। छत्तीसगढ़ के 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए हुए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार जीत हासिल की है। बीजेपी को राज्य में जहां 49 सीटें मिली हैं, वहीं कांग्रेस ने 39 सीटें जीती, जबकि एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी और एक सीट पर निर्दलीय ने जीत हासिल की है। हेमंत पाणिग्राही, न्यूज एक्सप्रेस, रायपुर। दिसंबर से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र अपने निर्धारित समय से एक हफ्ते पहले ही शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो सकता है। कामकाज नहीं होने के कारण सरकार ने बुधवार को इस बात के संकेत दिए और कहा कि गुरुवार तक आवश्यक वित्तीय कामकाज निपटा लिए जाएंगे। कांग्रेस की ओर से अपने सांसदों को व्हिप जारी किया गया है कि वो अगले 3 दिन अपने अपने सदनों में मौजूद रहते हुए सरकारी कामकाज के पक्ष में वोट करें। सरकार के खिलाफ 3 अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस दिए गए हैं। वहीं सरकार के इस कदम को लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने निशाना साधा है। हम चाहते हैं सदन चलना चाहिए। आज हम ये बात बहुत गंभीरता से उठाना चाहते हैं कि जहां एक तरफ संसद की कार्रवाई के विस्तार करने की बात चल रही थी, वहीं आज संसद को एडजर्न करने की बात चल रही है। हम बार बार इस सरकार से कई गंभीर सवाल करना चाहते हैं। जेपीसी पर घेरना चाह रहे थे, कई भ्रष्टाचार के विषय उठाने हैं। शायद लगता है सरकार कई चीजों से परेशान हो गई है, इसलिए सरकार इस सदन को एकाएक टर्मिनेट करना चाह रही है। 15वीं लोकसभा का ये सबसे कम अवधि का सत्र है, जिसे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 20 दिसंबर को खत्म होना है। सत्र के पहले दिन दोनों सदन अपने एक वर्तमान सदस्य के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद उनके सम्मान में स्थगित हो गए। दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देकर दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद से कांग्रेस के सीमांत क्षेत्र के सदस्यों सहित अलग अलग मुद्दों पर विभिन्न दलों के सदस्यों के भारी हंगामे के कारण अभी तक कोई कामकाज नहीं हो सका है। संतोष पाठक, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के बयान ने एक बार फिर से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। एक और चारों राज्यों में बीजेपी को मिली कामयाबी के पीछे आला कमान मोदी की लोकप्रियता को वजह बता रहे हैं। वहीं आडवाणी ने मोदी का नाम लिए बिना इस जीत को राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत बताया। आडवाणी के इस बयान ने बीजेपी के जश्न में एक बार फिर खलल डाल दिया है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा लालकृष्ण आडवाणी ने। मैं समझता हूँ कि सभी ने योगदान किया, सभी ने, और उसमें क्योंकि असेंबली के थे तो उसमें निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्रियों का काम है और उनका जो है उसका जरूर ज़्यादा महत्व है। बीजेपी का हर धड़ा इस जीत के पीछे मोदी मैजिक की बात कर रहा है। बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी को लेकर जबरदस्त माहौल बनाना चाहती है। यही नहीं, आंकड़े भी मोदी के साथ ही खड़े दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मोदी ने जिन जिन सूबों में जाकर रैलियां की, वहां बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहा। हालांकि पार्टी की ओर से अब तक आडवाणी के इस बयान पर कोई सफाई नहीं आई है, लेकिन आडवाणी का ये बयान एक बार फिर उनकी अंदरूनी नाराजगी को जाहिर करता है। दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनाने का प्रोजेक्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट अब उत्तर प्रदेश भी पहुंच गया है। इसे मशहूर करने का जिम्मा लिया है गुजरात के मंत्रियों ने। गुजरात के वित्त मंत्री नितिन भाई के मुताबिक 2000 करोड़ का यह प्रोजेक्ट 3 साल में पूरा होगा। इसके लिए ग्लोबल टेंडर किया जाएगा। नितिन साफ तौर पर कहते हैं कि यह प्रोजेक्ट लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नहीं है। इसको और
चुनाव को कोई लेना देना नहीं है। ये बड़ा प्रोजेक्ट है। भारतीय जनता पक्ष को तो पूरे देश में अभी समर्थन मिल रहा है। अभी 4 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें भी भारतीय जनता पक्ष को विजय हासिल हुई है। इस प्रोजेक्ट ने अब रफ्तार पकड़ ली है। गुजरात के बड़े बड़े मंत्रियों ने इसके प्रचार प्रसार की कमान भी संभाल ली है। वैसे तो मंत्री ये नहीं मानते कि प्रोजेक्ट का लोकसभा चुनाव से कोई लेना देना है, पर ये अजब संयोग है कि इस प्रोजेक्ट ने लोकसभा चुनाव से पहले ही रफ्तार पकड़ी है। मोदी की टीम हर प्रदेश में जा रही है। वो बीजेपी की तैयारियों से लेकर जमीनी हकीकत तक की तह में जाएगी, माहौल का पता लगाएगी। यानी मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट उनकी लोकसभा तैयारियों का रियलिटी चेक भी बन सकता है। अनुराग शुक्ला, न्यूज़ एक्सप्रेस, लखनऊ। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार इन दिनों संकट के दौर से गुजर रही है। बालू की नीलामी मामले में सरकार को नीलाम होने की स्थिति में ला खड़ा कर दिया है। आरजेडी के अल्टीमेटम के बाद मुख्यमंत्री सोरेन ने समस्या के समाधान का भरोसा दिया है। कहा है कि हम अपने सहयोगी साथियों के साथ चर्चा कर इस विषय पर कोई रास्ता निकालेंगे। बालू नीलामी मामले पर आरजेडी विधायक के नेता अन्नपूर्णा देवी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। हेमंत सरकार में वरिष्ठ मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बालू घाटों की नीलामी रद्द होने तक सरकार की किसी भी बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। हमेशा से देख रहे हैं बदस्तूर जारी है पलायन, तो निश्चित रूप से अगर इस तरह का डिसीजन सरकार की ओर से होंगे तो ये हमको लगता है जन विरोधी ये डिसीजन है। इस तरह के डिसीजन से निश्चित रूप से राज्य का भला नहीं हो। आरजेडी के रुख के बाद हेमंत सरकार के मुख्य सहयोगी दल कांग्रेस भी बालू घाटों की नीलामी पर मुख्यमंत्री के निर्णय के खिलाफ है। जेएमएम के भीतर भी मुंबई की कंपनी को बालू घाटों की नीलामी को लेकर बिखराव शुरू हो गया है। ज्ञान रंजन, न्यूज़ एक्सप्रेस, रांची।